Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like, share and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram whose link is given in the description box. So please go and check it out. ये जो वीडियो है आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है और आज से हम लोग एक न्यू सा एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. लेट मी गिव यू एन हिंट. इट्स अ लोकल एक्ट. इट्स अ लोकल लॉ. सो अब आप लोग के दिमाग में होगा कि एमपी अकोमोडेशन है या फिर एमपीएलआरसी है. तो लेट मी टेल यू दैट एमपीएलआरसी की जो लेक्चर सीरीज है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है. अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उसको देखिए. तो आज के वीडियो में हम लोग एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1916 को स्टार्ट करने वाले, जो है तो बहुत छोटा सा एक्ट है. सिर्फ 51 सेक्शंस का है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिविल जज के एग्जाम में इसकी वैल्यू है पूरे 5 नंबर की. और आप लोगों को तो पता ही है कि सिविल जज में एक नंबर की भी कितनी वैल्यू है. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961. अब आप लोग के दिमाग में होगा यार ये एक्ट आया क्यों, इसका मतलब क्या है, क्यों इस एक्ट के आने की जरूरत पड़ी है, ऐसा क्या है जो ये एक्ट आया है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्ट आया क्यों है. वैसे तो हमें इसके नाम से समझ आ रहा है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट. मध्य प्रदेश में जो भी अकोमोडेटेड वाली चीजें हैं, अब ये जो अकोमोडेशन का मतलब है ये हम फर्दर लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ, जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारा लेजर प्रेशर सब है यहाँ पर, है ना. अकोमोडेशन जो हमारे पास है, हम उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज को रेगुलेट करना, यही सारी बातें इस एक्ट में बताई गई है. और क्या ये एक्ट सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के लिए है क्या, तो बिल्कुल नहीं. ये जो एक्ट है ये टेनेंट्स के लिए भी है और लैंडलॉर्ड्स के लिए भी है. जैसे अगर आज मैंने आप लोग को घर रेंट पे दिया तो क्या सिर्फ ये एक्ट मुझे ही प्रोटेक्ट करेगा. अगर मैंने आप लोगों के साथ कुछ गलत करा तो क्या वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा. तो ऑफ कोर्स वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स दोनों के लिए है. और कैसे रेंट की चीजों को कंट्रोल करा जाए कि अगर आज कुछ लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के साथ गलत करा है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट. अगर टेनेंट ने कुछ गलत करा है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी. ठीक है. और हम कैसे हमारी रेंट की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ रोल प्ले करेगी, ये सारी चीजें. और अगर टेनेंट ने कुछ गलत करा, जैसे एक घर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है अनवांटेड रीजन की वजह से, तो क्या प्रोसीजर हो कि जिस तरीके से लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को लीगली तरीके से हटा पाएगा. ठीक है. ये था हमारा एमपी अकोमोडेशन का एक नॉर्मल सा जिस्ट, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट. बट लेट अस रीड इन एन ऑफिशियल टर्म्स दैट व्हाट दिस एक्ट इज, व्हाई दिस एक्ट केम. सो हियर वी गिव यू द आंसर ऑफ व्हाई दिस एक्ट. सो लेट्स सी दैट. The MP Accommodation Act, Control Act 1961. The Accommodation Act. कौन सा एक्ट है ये? Accommodation Act is an act to provide the legislation. Laws provide कर रहा है हमें, ठीक है, and control of letting rent of accommodation, जहां हम रह रहे हैं उसकी रेंट की चीजों के बारे में. It provides the law relating to expeditious trial of eviction cases on the ground of bona fide requirement of the landlord. Mark the words, bona fide requirement of the landlords. अच्छे गुड फेथ में लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को हटा रहा है. एविक्शन केसेस का क्या मतलब हुआ कि उसने कुछ गलत करा है और उसको कुछ लीगली तरीके से टेनेंट को हटाया जा रहा है. जैसे टेनेंट ने रेंट पे नहीं करा, अब 1 साल से पे ही नहीं कर रहा रेंट वो, तो इज इट गुड थिंग? नो. तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड उसको बोनाफाइड तरीके से हटाएगा ही सही ना. और या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस को उसने ब्रीच कर दिया है जो लॉ के हिसाब से वो दोस कंडीशंस वो लीगल, उनको ब्रेक कर दिया है उसने. ठीक है. तो इसीलिए इस एक्ट को लाना पड़ा.
और ये जो एक्ट है ये 1961 का है। इसके पहले जो एक्ट था वो 1955 का था, जिसको रिपील करके ये एक नया एक्ट लाया गया है। तो अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर ही हो गए कि ये एक्ट आया क्या है। सो लेट अस सी द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या ये जो एक्ट है वो सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही प्रोटेक्ट कर रहा है? सो यस, पार्शली, बट टेनेंट्स को भी कर रहा है ना। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज राइट टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड फ्रॉम टेनेंट्स मैल प्रैक्टिसेस। अगर टेनेंट ने कुछ गलत करा है, किराएदार ने कुछ गलत करा है, तो लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, और वो कब मिल सकता है? जब उसने कुछ रेंट पे नहीं करा हो या फिर एग्रीमेंट का ब्रीच करा हो। ठीक है, और ये एक्ट, इवन दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द टेनेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एट व्हाट इज दैट? ऑटोक्रेसी बिहेवियर, कि लैंडलॉर्ड अपनी चलाए जा रहा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो लैंडलॉर्ड है वो अननेसेसरी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कट कर दे रहा है। अरे ऑब्वियसली टेनेंट का राइट है दैट नेसेसिटीज होनी चाहिए, तो जो नेसेसिटीज की आइटम्स है वो एक लैंडलॉर्ड घर से नहीं रिमूव कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव अ बिट मोर फर्दर एंड लेट्स सी द एक्ट्स स्कीम, कि हमारा एक्ट है कैसा, डिवाइडेड कितने पार्ट्स में, क्या क्या चीजें हैं। सो द स्कीम्स ऑफ दिस एक्ट इज दैट दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? सो 7 चैप्टर्स। ये जो एक्ट है ये 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 51 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और इसमें 2 शेड्यूल्स भी हैं। इस एक्ट का नंबर कौन सा है, नोटिफिकेशन नंबर? सो इट्स 41। ठीक है, इसको कंसेंट कब दी गई थी? इसको कंसेंट दी गई थी प्रेसिडेंट को द्वारा, और वो दी गई थी 25 दिसंबर 1961 को। और ये जब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, गैजेट में आ गया, ठीक है, तो ये कब आया था, पब्लिश कब हुआ था? ये 30 दिसंबर 1961 में आया था। गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन सिविल जज के एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज ये छोटे मोटे क्वेश्चन सीजे के एग्जाम में आ जाते हैं। सो क्विकली रिविजन है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 7। सेक्शंस कितने हैं? 51। क्या इसमें शेड्यूल है? नहीं। अरे इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इट हैज 2 शेड्यूल्स। फिर इसको कंसेंट किसने दी थी? प्रेसिडेंट ने। कब दी थी? 25 दिसंबर 1961 को। और ये आया कब, पब्लिश कब हुआ? 30 दिसंबर 1961। इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है? 41। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे चैप्टर्स क्या क्या हैं। सो लेट्स मूव। तो हमारा चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी जो है हमारा 1 से लेकर 3 तक है। और जैसे हर एक्ट में होता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है वो हम बेसिकली क्या बताता है कि हमारा एक्ट कहाँ एक्सटेंट है, कमेंसमेंट कब हुआ है इसका, और इसका नेम क्या है, और बेसिकली इसकी डेफिनेशंस बताता है हमें। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 2। हमारा जो चैप्टर 2 है वो है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। ये हमारा 4 से लेकर 11 तक है, और ये बेसिकली हमें यही बताता है कि अगर हमें कभी रेंट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 3, वो है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, जो होता है स्टार्ट 11A से लेकर 23 तक। अब बेसिकली इस पे ये बताया जाता है कि जो हमारी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, जब एक लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट केस लगाया है, तो जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज है वो क्या एक्शंस लेगी और क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिन पे हम उसको स्यू कर सकते हैं। और इवन ये भी बताता है कि अगर हमको सब टेनेंट रखना है तो उसको कैसे रख सकते हैं, उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर 3A। ये एक अमेंडमेंट है। ठीक है, 3A एक अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 1983 में ये इंसर्ट हुआ है चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, और ये स्टार्ट होता है 23A से लेकर 23J तक। ठीक है, अब बेसिकली ये भी क्या बताता है कि लैंडलॉर्ड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट में उसको कैसे निकाल सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है हमारा है डिपॉजिट ऑफ रेंट्स, जो स्टार्ट होता है 24 से लेकर 27 तक। और ये भी बेसिकली कैसे डील करते हैं,
कि अगर जो हमारा टेनेंट है कभी वो कंफ्यूज होगा कि रेंट किसको पे करना है, तो ये चैप्टर उसको ये बताता है कि रेंट को किसको पे करना है, कैसे पे करना है, ठीक है। और उसको गाइड कौन करती है? रेंट कंट्रोल अथॉरिटी उसको गाइड करती है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 3 चीजों में और डील करता है। डील्स विद द रिसीप्ट्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेंट पेड, जो रेंट पेड की डिपॉजिट्स है उसके बारे में। फिर ये प्रोवाइड करता है द रूल फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट, जो रूल कि उसको कैसे रेंट को डिपॉजिट करना है। फिर तीसरी आती है जब इसमें टाइम लिमिट लग जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा इन सारी चीजों का टेंशन नहीं लीजिए, अपन सब चीजों को डिटेल में और अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 5 जो है 28 से लेके 36 तक, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, देयर पावर, फंक्शंस एंड अपील्स। अब देखो इसमें ये बताया गया कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी अथॉरिटीज क्या है, उनकी पावर कितनी है कि वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की पावर कितनी है कि वो सिविल कोर्ट में कब मूव कर सकती है, क्या है वो लोग कैसे अपील्स को डील करेंगे, सेकेंड अपील कब होगी, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर 6। हमारा जो चैप्टर 6 है वो डील करता है 37 से लेकर 44 तक। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है जो है प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेनल्टीज। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वाला जो एक्ट है वो सिर्फ लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्शन नहीं देता है, इवन टेनेंट्स को भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको ये बताता है कि अगर लैंडलॉर्ड ने भी आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज को इम्पोज किया जाएगा, राइट। उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी चैप्टर जो है मिसलेनियस। ये स्टार्ट हो रहा है 45 से लेकर 51 तक। अब इस पे ये बताया गया कि स्टेट कैसे रूल्स बनाएगी, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, और अगर कोई भी इस पूरे एक्ट में कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो उस चीजों को कैसे डील करा जाएगा। तो ये था हमारे एमपी अकोमोडेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर कि ये एक्ट है क्या, इसका मतलब क्या है, और इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो सीजे के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर ऑफ सेक्शन, शेड्यूल्स, एक्ट नंबर, कंसेंट इज गिवन बाय होम, एप्लीकेशन में कब आया, ये छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी थी, ये मैंने आज के वीडियो में समझाई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 को कवर करेंगे जो बहुत ही important है। So just stay tuned with us, and if you liked this video, so please like it and share with all of your friends, and just stay connected with law and knowledge because we are here to help you in cracking the civil judge examination. Thank you so much.